हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपके एलएलबी सेकेंड सेम के टॉट ऑफ लॉ का एक टॉपिक है जिसमें हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आज के इस वीडियो में हम जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो दी हुई है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ अबाउट और इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ था और बेसिकली ये जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था ताकि जो कंज्यूमर हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। और कंज्यूमर क्योंकि अल्टीमेट एंड होता है सोसाइटी में किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, तो सोसाइटी और कंज्यूमर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए और उसको कोई हार्म है तो उस हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 2 है वो बहुत सारी डेफिनेशन सस्टेन करता है। इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 18 टू 19 आपको डेफिनेशन दी हुई है, बट आज हम इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 2D ऑफ कंज्यूमर। इससे पहले की भी कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर जो है वो कौन है, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कि हम उपभोक्ता की श्रेणी में डालते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है कि कंज्यूमर वो होता है जो कि गुड्स को यानी कि माल को खरीदता है और वो खरीदने के लिए उसके बिहाफ पे उसको कंसिडरेशन दिया जाता है। जिस भी शॉपकीपर या रिटेलर से वो खरीदता है वो जो कंसिडरेशन है वो फुल्ली पेड भी हो सकता है, वो पार्टली पेड भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकता है, डेफर्ड भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट गुड्स ही इज़ परचेजिंग और उसका पेमेंट वो कैसे करना चाहता है। लेकिन इस पूरे कंज्यूमर में ऐसा व्यक्ति इंक्लूड नहीं होता है जो वो उन गुड्स को खरीद के दोबारा किसी कमर्शियल पर्पस के लिए आगे बेच दे। यानी अगर कोई व्यक्ति गुड्स खरीद रहा है और अगर उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है यानी उसको यूज़ नहीं कर रहा है तो उसको हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। इसमें आगे जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये भी कहता है कि कंज्यूमर वो भी इंसान होता है जो व्यक्ति गुड्स को हायर करता है, यानी कि गुड्स को वो जो व्यक्ति हायर करता है। हायर करने का मतलब है व्यक्ति किसी रूप से उसको लाभ उठाने के लिए अपने पास रखता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हायर भी कर रहा है तो भी हम उसको क्या कहेंगे कि वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हायर करके उस चीज़ को क्या कर रहा है, कंज्यूम ही कर रहा है। और उसमें भी वो जो कंसिडरेशन है वो पार्टली पे करता है या डेफर्ड पे करता है या फुल्ली पेड करता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन हाउ ही इज़ टेकिंग दैट गुड्स। इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो कि अ, उस सर्विस को कमर्शियली यूज़ नहीं कर रहा हो, यानी वो व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा। पर्सन हु अवेल्स सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, यानी कि आगे वो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज़ को यूज़ कर रहा है तो हम उसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कमर्शियल पर्पस को एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कमर्शियल पर्पस क्या होता है। तो कमर्शियल पर्पस वो होता है जिसमें व्यक्ति गुड्स को खरीदता है या उसकी सर्विसेज अवेल करता है या फिर उसके लाइवलीहुड के लिए भी अगर वो यूज़ कर रहा है तब हम उसको कमर्शियल पर्पस की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी कमर्शियल पर्पस क्या हुआ कि जो आगे किसी सर्विसेज को ले तो रहा है लेकिन वो आगे उसको बेचने के उद्देश्य से यानी व्यावसायिक उद्देश्य से ही उसको ले रहा है, तब हम उसको कमर्शियल पर्पस में यूज़ नहीं करेंगे। और वो व्यक्ति जो कमर्शियल पर्पस के लिए उस चीज़ को ले रहा है उसे हम कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। राइट, तो ये किसकी डेफिनेशन थी, उपभोक्ता की यानी कंज्यूमर की। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर रहे हैं तो कोई कंप्लेन भी होगी। तो हम देख लेते हैं 2B जो है, ध्यान रखिएगा 2B हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ी दैट इज़ इन 2D। तो 2B कहता है कंप्लेनेंट कंप्लेंट्स जो होती हैं वो क्या है। तो अगर कोई कंज्यूमर
या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया हो अंडर कंपनीज एक्ट 1956, या फिर कोई ऐसी बहुत सारे लोगों की एक एसोसिएशन बनी हुई हो जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करे, या कंज्यूमर के मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद उनके जो लीगल हेयर हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी क्या माना गया है कि वो कंप्लेनेंट है, यानी कि वो कंज्यूमर शिकायतकर्ता जिनको अपन कहते हैं वो हैं। अब कंज्यूमर है, शिकायत भी हुई है, तो शिकायत किसी रीज़न के लिए हुई होगी, तो 2NN बताता है कि ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यानी कि उस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें आगे 2 में ही आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी दी हुई है। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उससे मिलता जुलता ही है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये होती क्या है, मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है जिसमें उसके जो उसकी प्राइस यानी कीमत होनी चाहिए उसमें फेरबदल करता है, मैनिपुलेशन यानी उसको घटाता है, कम करता है, या कुछ ऐसा करता है जो कि ओरिजिनल नहीं है, या फिर उसके किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज में वो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस करता है जो कि अनजस्टिफाइड है कॉस्ट को लेकर, तो हम क्या मानेंगे कि उसने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर दी है। इसमें और भी इंक्लूड किया गया है क्या, कि अगर कोई ट्रेडर है वो डिले करता है किसमें, जैसे कोई सप्लाई ऑफ गुड्स थी उसको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर देना था, अगर उसने नहीं दिया है तो भी हम क्या मानेंगे, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस उसने कर दी है। और इसमें क्या इंक्लूड किया है, एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर अ कंज्यूमर टू बाय हायर अवेल एनी गुड्स इन अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू बाइंग हायरिंग, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट थी जो कि उसके खरीदने से पहले या हायर करने से पहले या अवेल करने से पहले उसमें दी गई थी, और वो अगर उसमें कोई फेरबदल करता है, ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि उसने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर दी है। तो ये 2NN जो है, ट्रिपल एन जो है, ये क्या बताता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें 2 में ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दी हुई है, आप उसको डिटेल में पढ़िएगा, उसमें और आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन सी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, यानी ऐसी कौन सी प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर आप वो करते हो तो वो क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एज अ कंप्लेंट आप उसके खिलाफ फाइल कर सकते हो। इसमें 2O में सुपीरियस गुड्स और सर्विसेज का भी मतलब दिया हुआ है, यानी ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिसको हमें लगता है कि सुपीरियस है, यानी कि जो खराब है, या विच मीन्स अ गुड एंड सर्विसेज विच आर क्लेम टू बी जेन्युइन, यानी कि जिसको बोला गया है कि ये बिल्कुल सही है लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है, तो उनको क्या कहा गया है कि वो सुपीरियस गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। तो अगर कोई ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जो अनफेयर होती है या इन गुड्स से रिलेटेड होती है और उसके खिलाफ अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करना चाहता है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेट करती है किससे, जब अपन कंप्लेन फाइल कर देते हैं तो 3 तरह की फॉर्म बताई गई है अपने इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कि आप कब डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाओगे अपनी कंप्लेन लेके, या फिर आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे या नेशनल कमीशन के पास जाओगे। तो ये दिया गया है 2HP और K में कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फॉरम के में अगर आपको कंप्लेन करनी है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या है, तो जिसका एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 9A के तहत हुआ है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम कहेंगे। अब 9A क्या है, जब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्शन 9A क्या बताता है तो फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होते हैं, इनको एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है, इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। ऐसे ही स्टेट कमीशन बना हुआ है, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को लेके स्टेट कमीशन के पास जाना है तो स्टेट कमीशन कैसे बनता है, कैसे उसके मेंबर्स रिक्रूट होते हैं, तो वो 9B में दिया गया है। ऐसे ही नेशनल कमीशन भी है 2K के अंदर, अगर नेशनल कमीशन के पास आपको जाना है तो नेशनल कमीशन 9C में क्रिएट होता है, और 9C में जो बातें लिखी हुई हैं वो अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अपन ने इम्पॉर्टेंट लगभग सारी डेफिनेशन कवर कर ली कि हु इज़ कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेनेंट कौन हो सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा आपको अनरजिस्टर्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस का भी आपको स्टडी करनी है, और भी बहुत सी डेफिनेशन दी गई हैं, वो उसकी अपन डिटेल स्टडी जब अपन क्लासरूम स्टडी करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स।